तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। तो अभी हम लोग रेड हैट शुरू कर रहे हैं। रेड हैट हम लोग इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया कि आगे के जो भी टॉपिक हैं उन्हें पढ़ने के लिए, आगे के जो भी टॉपिक है उनको पढ़ने के लिए हमें एक बेसिक या फिर स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग लिनक्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से दोनों पेपर आई थिंक आपके सिलेबस में है। रेड हैट 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, 124 एंड 134। तो लिनक्स के जो कंटेंट हम वही पढ़ने वाले हैं। आप जब ऑफलाइन शुरू होगा तो आपको रेड हैट की ये बुक भी मिलेगी, 124 एंड 134। ठीक है, ये पेपर कोड है 124 एंड 134, ये पेपर कोड है। अगर आपको लिनक्स की एग्जाम देनी रहती है, ग्लोबल एग्जाम, तो ग्लोबल एग्जाम देने के लिए आपको ये दोनों पेपर की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है, दैट इज RSC SA का। तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी दोनों भी बुक। एक पेंट भी ओपन कर देते हैं, जिसको हम लोग लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो एक पेपर रहेगा आपका RSC SA का। RSC SA अगर आपको ग्लोबल जो पेपर है रेड हैट का, ये अगर आपको देना है तो उसके लिए दो पेपर आते हैं, एक आता है SA1 और दूसरा आता है SA2। तो SA1 का ही पेपर कोड है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज 124, जो भी हम लोग देख रहे थे। 124 इस पेपर कोड के नाम से भी हम जानते हैं SA1 को, और दूसरा है आपका 134। अगर आपको ग्लोबल एग्जाम देनी है तो आपको दोनों पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एंड जो लिनक्स की लैब्स दी होती है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिनक्स का, उसके अंदर जो भी प्रैक्टिस दी हुई है, अगर हम वही प्रैक्टिस भी करते तो हम हमें अलग से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है लिनक्स का ग्लोबल सर्टिफिकेशन देने के लिए। उसके अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे इजीएस्ट एग्जाम अगर कोई होती है तो वो रेड हैट की ही होती है, क्योंकि कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। अभी ठीक है, कोविड की सिचुएशन में अभी लिनक्स ने भी स्टार्ट किया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ले, तो बट उनके ऑनलाइन एग्जाम भी क्या होती है, वो वर्चुअल मशीन को शेयर करते हैं। एंड उस वर्चुअल मशीन, मतलब एक मशीन आपको दी जाती है, उस मशीन के अंदर फिर आपको पूरे प्रैक्टिकल करके ही दिखाना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही आपकी एग्जाम होती है। 17 से 19 आपके एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। प्रैक्टिकल बेस सॉल्व करना पड़ता है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव बेस से टिक टिक नहीं करना है, आपको सिनेरियो दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना रहता है। तो ऐसे रहता है आपके RSC पेपर में। इसके अलग अलग, अगर आप शायद नेट पे देखोगे, तो आपको $400 प्लस ऐसे दिखा रहा है। कितने रुपीस होते हैं मैम? $400 कितने होगा बताओ मुझे। कन्वर्टर डालो ना, डॉलर टू रुपीस करके। यस सर। कितना होगा? 29,132। सिर्फ एग्जाम देने के लिए उतना ना मैम? यस। इसके वाउचर्स भी होते हैं जिससे इसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन अभी तो अपने को इतना ही दिखा रहा है। बहुत सारी जगह पे इसकी जो एग्जाम फीस होती है 10,500, 15,000 होती है, 15,000 ट्यूशन फी होती है। वाउचर्स होते हैं, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट के पास में ना अलग अलग वाउचर्स होते हैं। तभी ये टेक्युलर कुछ तो भी दिखा रहा है, वहां पे 10,500 ऐसे शो कर रहे हैं।
200 से $300 शो कर रहे हैं। 200 से 300, अगर $200 हम बोलते हैं तो वो होती है 14,566 रुपए, मतलब 14,566 रुपीज होता है। अगर $200 बोलते हैं तो बहुत सारी जगह पे वो 200 से $300 है। आई थिंक $400 आपका उतना नहीं होता है कॉस्ट। $400 आपके दो पेपर के लिए रहता है। एक रहता है आपका RSCS और एक रहता है RSCSE। तो शायद अगर आप कंबाइन दो तो वो दोनों मिलाकर आप 29,132 में रेड हैट की ग्लोबल एग्जाम दे सकते हो। बट अगर हम देखते तो उसका जो रेंज होता है 200 से $300 होता है, तो चेंज होते रहता है। तो अगर हम $200 भी कंसिडर करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट होता है, अगर हम लोग एग्जाम दे रहे ग्लोबल एग्जाम दिस RSCS से, तो वो ग्लोबल एग्जाम का कॉस्ट जाता है हमारा 14,566 रुपीज। ठीक है, तो 14,566 रुपीज जाता है। लेकिन बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ग्लोबल एग्जाम लेती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को वाउचर्स मिलते हैं। अगर बल्क में, यानी 8 से ज्यादा स्टूडेंट एक जगह कहीं पे होते हैं, तो बल्क में एग्जाम लेती है आपकी रेड हैट। और बल्क में एग्जाम लेने की वजह से जो हमको वाउचर यानी डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो फिर वो हमारी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे अगर जेकिंग के तरफ से अगर आप RSCSA का ग्लोबल सर्टिफिकेशन करते हो तो आई थिंक वहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो है 11,210 रुपए। GST वगैरह पकड़ के वो थोड़ा बहुत तो हो सकता है। 11,210 रुपए ग्लोबल एग्जाम का कॉस्ट पड़ता है। MNA वालों के लिए एक चीज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको दोनों पेपर कोर्स में होता है तो उनको अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जो DNA वाले होते हैं उनको एक ही पेपर कोर्स में दिया हुआ होता है, दैट इज SA1 124। तो अगर उन्हें एग्जाम देनी है तो उनको 124 134 दोनों पढ़ना पड़ता है, और दोनों पढ़ने के बाद वो एग्जाम देंगे तो उनका कॉस्ट रहेगा 11,210 रुपए। तो इट्स अप टू यू, आप बाहर से भी कहीं से भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। या फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल एग्जाम लेती है वहां पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इसका। अब RSCS से अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास दो पेपर है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के PDF रखे हैं। रेड हैट 8 के जो लेटेस्ट ओएस है हमारे, हम उसके बारे में पढ़ने वाले 124 एंड 134। तो पहले हम 124 पेपर कोड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में 134 का पेपर कोड कंप्लीट करेंगे। ये दोनों भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। अभी इस ग्लोबल एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में, या कभी जानना था आपको ऐसा कुछ? इस ग्लोबल एग्जाम से रिगार्डिंग आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके फाइन, ठीक है। अब हम इस कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने PDF ओपन करके रखा हुआ है 124 का। तो 124 दिखा रहा है आपको रेड हैट ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेशन। तो ये आपका जो रियल आपके जिन जो आपके रेड हैट के कंटेंट होते हैं वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 8.0 124 रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1 एडिशन 1 ऐसे बोला है यहाँ पे इसने। सात 5/2019 को पब्लिश हुआ था ये। तो रिवर्स में कभी भी यहाँ पे जो डेट्स होती है वो ऐसी होती है, ईयर मंथ और डेट। कंटेंट रहेंगे, अगर आप काउंट करते हो तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 17 से चैप्टर्स। ठीक है, अब 17 चैप्टर्स इसका मतलब रहेगा कि ये जो 17 नंबर का चैप्टर होता है ना, ये एक्चुअली आपकी लैब होती है। मतलब जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, इस 17 नंबर के चैप्टर के बेसिस पे पूछा जाता है। अगर आप पेपर 1 की बात करोगे, अगर आपने पूरा पढ़ लिया और ये 17 नंबर में जो लैब दी है वो पूरी सॉल्व की, तो आपको अलग से कोई भी और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। ये 17 नंबर का चैप्टर लैब, हर एक चैप्टर के अंदर आपको लैब दी हुई है कि किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्विज दी हुई है, क्विज सॉल्व करो। और बट उन सभी का एक प्रैक्टिकल व्यू या रिव्यू आपको दिया हुआ है 17 नंबर के चैप्टर पे। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो, उसको प्रैक्टिस कर लेते हो,
तो अलग से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या क्या रहेगा उसके अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद रेड हैट लिनक्स। पहले रेड हैट के इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ कि रेड हैट में क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंसेस, लिनक्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में बेसिक कमांड से शुरू करेंगे। तो पहला हमारा चैप्टर यही होता है कि पहले लिनक्स के फीचर्स के बारे में पढ़ो, डिफरेंस चेक करो उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं। देन लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करेंगे हम लोग हमारे मशीन पे। जितने भी लोगों के पास में मशीन है वो सभी लोग लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हम बेसिक कमांड्स पढ़ना शुरू करेंगे, यानी लिनक्स का बिहेवियर, लिनक्स में कमांड कैसे चलती है, कमांड्स का मीनिंग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैनेजिंग फाइल्स फ्रॉम द कमांड, मतलब फाइल क्रिएट करना, फाइल का आर्किटेक्चर समझना, फाइल कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं हम लिनक्स में, कैसे उसका यूज रहेगा, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज नथिंग बट द हेल्प। कि अगर हमको लिनक्स के बारे में ही पढ़ना है तो लिनक्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ होता है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपको कमांड वाइज सर्च करना है तो विद द हेल्प ऑफ एक मैन पेज होता है या मैनुअल होता है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई फोन खरीदते तो हमको मैनुअल मिलता है। तो ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग वेल नोन है फोन से, तो विदाउट मैनुअल भी हम उसका यूज करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया है और हमें नहीं पता उसका क्या यूज करना है, तो हम मैनुअल पढ़ के तो हम देख सकते हैं ना कैसे उस प्रोडक्ट का यूज करना है, क्या क्या फीचर्स उस प्रोडक्ट के दिए हुए हैं। तो सेम फोर्थ चैप्टर में हम लोग लिनक्स में दी हुई कमांड्स को कैसे एक्सेस करते हैं, क्या यूज रहता है, ये हम उसके मैनुअल से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिएटिंग, व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे आपको जब दिया था मैनेजिंग फाइल्स फ्रॉम द कमांड लाइन, तो अलग अलग तरीके से फाइल को पढ़ना कैसे क्रिएट होती है, और फिर उसे एक हमारे जो बहुत ही पावरफुल टूल है एडिटर है उसके थ्रू किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे फिफ्थ चैप्टर में, क्रिएटिंग, व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। उसके बाद मैनेजिंग यूजर एंड ग्रुप, यूजर कैसे क्रिएट करना, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना, कहाँ पे वो सेव होते हैं, कैसे लॉगिन करना, कितने टाइप के यूजर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 7 के अंदर कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल, यानी हम चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3 में जो फाइल क्रिएट करना सीखेंगे उसको कैसे मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। नथिंग बट परमिशंस हम लोग पढ़ने वाले, फाइल परमिशंस इन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे लिनक्स मशीन से रिगार्डिंग, कि लिनक्स की प्रोसेसेस क्या होती है, कैसे प्रोसेसेस के ऊपर काम किया जाता है ना। जैसे हम लोग टास्क मैनेजर पढ़ते हैं विंडोज 10 में, टास्क मैनेजर में प्रोसेसेस दिखते हैं, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है तो टास्क मैनेजर में जाके एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, है ना। चीजें चेकआउट करते हैं कि बैकग्राउंड में सिस्टम पे क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोग मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं लिनक्स को भी। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे सर्विसेज एंड डेमन्स। तो यहाँ पे सर्विसेज को डेमन्स इस नाम से जाना जाता है, तो क्या डिफरेंस है सर्विसेज एंड डेमन्स इस वर्ड में, और कौन कौन सी सर्विसेज होती है। जैसे सर्विसेज डॉट एमएससी आपके विंडोज में होता है, सर्विसेज डॉट एमएससी, वहां से भी हम बहुत सारी सर्विसेज को ऑन ऑफ करते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी विंडोज ओएस पे पड़ता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी लिनक्स में भी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लिनक्स ओएस के ऊपर में, और वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगर एंड सिक्योरिंग एसएसएच। एसएसएच सिक्योर शेल, ये नाम आपने पहले भी सुना है, क्या यूज होता है एसएसएच का बताइए। व्हाट इज द यूज ऑफ एसएसएच? रिमोट लेने के लिए। ओके नाइस। रिमोट लेने के लिए, अगर आपको नेटवर्क में मशीन्स का रिमोट लेना है तब आप किसका यूज करते हो, एसएसएच। तो कमांड लाइन रिमोट मैनेजमेंट टूल है एसएसएच। तो लिनक्स बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट करता है, एसएसएच। कभी भी हमने अगर डिफरेंस पढ़े होंगे ना तो एसएसएच के जैसा एक और है टेलनेट, तो वहां पे हम लोग ये वर्ड लिखते थे कि एसएसएच इज लिनक्स क्रिएटेड सर्विस। तो यस, लिनक्स क्रिएटेड सर्विस है। तो नेटवर्क में जो भी वर्क हो रहा है, नेटवर्क में किसी भी टाइप से सेशन इस्टेब्लिश करना है, रिमोट लेना ही नहीं, किसी भी तरीके से सेशन इस्टेब्लिश करना है या नेटवर्क में कॉपी पेस्ट करना है, उन सब के लिए यहाँ पे
जो आपका लिनक्स है वो किसका यूज करता है, एसएसएच सर्विस का यूज करता है। तो कैसे एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना है, एसएसएच की मदद से कैसे सिस्टम को सिक्योर करना है और ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। फिर चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे लॉक्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लॉक्स हर ओएस के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी ओएस को क्या करना है, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, ट्रबल शूट करना है, चलो एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रबल शूट करना है कि ओएस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रबल शूट करना है, तो हम लॉक्स भी चेकआउट करते हैं कि मशीन ने क्या बताया, या फिर अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तब भी हम लॉक्स चेकआउट करते हैं कि एटलीस्ट हमें पता चले कि मशीन का स्टेटस क्या चल रहा है, मशीन ने कौन कौन से जो भी टास्क है वो अपने पास रिकॉर्ड करके रखे। तो उसके लिए लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिनक्स में लॉग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लिनक्स लॉग्स को कैसे अपने पास स्टोर करके रखती है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है मैनेजिंग नेटवर्किंग। सेम एज जैसे कभी विंडोज ओएस आपने पढ़ा होगा, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी कैसे देना है मशीन को, नेटवर्क में कैसे लाना है आपकी विंडोज मशीन को, ये आपने कभी पढ़ा होगा। तो सेम वैसे ही आपके लिनक्स मशीन को नेटवर्क में कैसे लेके आना है, आईपी एड्रेस कैसे देना है, नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करवाना है, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ चैप्टर्स है जैसे कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिंग एसएसएच है ना, लॉक्स के बारे में, तो इन सब के पहले ही हम लोग पढ़ते हैं मैनेजिंग नेटवर्क, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा 12th नंबर का जो चैप्टर है जहाँ से नेटवर्क की चीजें शुरू होती है उसके पहले ही पहले नेटवर्क वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं। एटलीस्ट हमें लिनक्स में आईपी कैसे देते हैं ये पता होना चाहिए, और उसके बाद में फिर हम लोग ओपन एसएसएच या एसएसएच के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो दैट इज माई स्टाइल। मैं हमेशा पहले ही ये 2 चैप्टर के पहले ही पढ़ाती हूँ, 10th नंबर के चैप्टर के पहले ही पढ़ाती हूँ चैप्टर नंबर 12। उसके बाद आर्काइविंग एंड ट्रांसफर फाइल, क्योंकि नेटवर्क में अगर हम कोई फाइल ट्रांसफर करें उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको आर्काइव या कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। उसके बाद इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, लिनक्स में कोई भी चीज इंस्टॉल करना है तो जैसे विंडोज में हम लोग क्या करते हैं, नेट से डाउनलोड करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, राइट। ये सारी चीजें शायद आप लोगों ने बहुत फ्लेक्सिबली जब विंडो 10 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए थे, एंटीवायरस इंस्टॉल करने का या अलग अलग कोई प्रैक्टिकल। शायद हम लोगों ने कुछ पाइथन वगैरह का कुछ स्क्रिप्टिंग रन करके किया था, तब भी आप लोगों ने खुद से पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, जीएनएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। तो जैसे आपको पता है कि हमको अगर विंडोज में इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन तो हम लोग कैसे करते हैं, नेट पर से सर्च करते हैं, .exe सेटअप होता है हमारा, डबल क्लिक करते हैं, रन करते हैं। तो वैसे ही लिनक्स में भी इंस्टॉल होता है क्या, तो लिनक्स में .exe नहीं होता है, तो वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर होता है उनको पैकेजेस के फॉर्मेट में इंस्टॉल किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर 10 पैकेजेस आते हैं तो आपको 10 पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके एक एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो कैसे होता है इंस्टॉल लिनक्स में, इंडिविजुअल पैकेज या फिर यम करके एक सर्विस यहाँ पे दी हुई है, एक डीएनएफ करके सर्विस दी होती है जो लेटेस्ट वन है। तो उनके थ्रू हम कैसे नेटवर्क में भी इवन दो हमारे इंडिविजुअल मशीन के ऊपर पैकेज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज में 14 नंबर के चैप्टर पे। 15 नंबर के चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसिंग लिनक्स फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइल सिस्टम जहाँ पे भी नाम आता है तो वो होता है पार्टीशंस। तो जैसे हम लोगों ने विंडोज में भी कभी पढ़ा था ड्राइव्स कैसे क्रिएट करना, फाइल सिस्टम कैसे प्रोवाइड करना, उसके अलग अलग फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे। सेम वैसे ही लिनक्स में क्या पार्टीशंस होते हैं, उनको कैसे माउंट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये हम लोग चीजें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 16 कंप्लीटली मॉनिटरिंग बेस होता है। यहाँ पे लिखा ही है एनालाइजिंग सर्वर एंड गेटिंग सपोर्ट। एनालाइजिंग सर्वर में बहुत सारे यहाँ पे और फीचर हमको दिए रहेंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो लिनक्स सर्वर है उसको मॉनिटर मैनेज कर सकते हैं, रिमोट मैनेजमेंट भी रन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग, और चैप्टर नंबर 17 जो पहले ही मैंने बोला है कि ये दिस इज नथिंग बट लैब होती है, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस लैब होती है। इनके अंदर आने वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिए और पेपर 2 के जो है वो पेपर 2 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिए तो फिर आपको अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, तो ये आपका कोर्स कंटेंट रहेगा जो हम लोग लिनक्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेरी या किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछ सकते हो, कोई भी। सिलेबस से रिगार्डिंग है। मैम हम लोग चैप्टर 12 क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब बीच में से हम लोग 1 2 3 ऐसे जा नहीं सकते क्या? जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरिंग एंड सिक्योरिंग एसएसएच, जब मैंने पूछा क्या होता है एसएसएच तो आप ही ने बोला कि रिमोट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको रिमोट लेना है नेटवर्क में मशीन का, तो पहले नेटवर्क में मशीन को कैसे लेके आते ये तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए हम पहले चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं कि नेटवर्क में लिनक्स मशीन को कैसे लेकर आते। ओके, 12 पढ़ने के बाद हम लोग फिर से 1 2 3 करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, हम 1 2 हाँ? 3 4 5 पढ़ेंगे अप टू द 8th चैप्टर तक, 9 चैप्टर तक। जब 9 हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब 12 पढ़ेंगे। ओके ओके, हाँ वही डाउट था। स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, अभी 8 9 चैप्टर उनके बाद पढ़ेंगे। और किसी को कुछ डाउट, क्वेरी है सिलेबस से रिगार्डिंग? एनीवन? आनंद, आशुतोष, भूमिका, गणेश, गणेश गणेश, गौरव, हर्षद, मैम मयूर। हेलो। हाँ हेलो। बोलो सौरभ, सौरभ हाँ बोलिए मैम, सर। ये जो रेड हैट अपन पढ़ रहे हैं वो सर्वर वर्जन है ना उसका? यस। ये अपना विंडोज जैसा रेगुलर ओएस? सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट रहेगा इसका ऐसे 2 पे। बाकी तो सब मतलब रेगुलर ओएस है ना सिर्फ यार? हाँ और हाँ पार्ट 2 में जो 134 है उसमें? हेलो। हाँ, वो भी अभी देख लेते हैं। हाँ। ये पार्ट 2 है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज कोड इज RH134। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है या ऐसे 2 आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे 2 के अंदर भी कितने चैप्टर्स हैं? यहाँ पे 13 चैप्टर्स है, और 13 चैप्टर जो है 13 नंबर का चैप्टर, ये भी आपका क्या लैब है। हाँ, तो 12 चैप्टर्स आपके एक्चुअली आप लर्निंग के होते हैं, और 13 नंबर के चैप्टर पे आपकी लैब्स होती हैं। तो अभी जो ऐसे 2 होता है वो थोड़ा एडवांस होता है एज कम्पेयर टू ऐसे 1। ऐसे 1 में रेगुलर ओएस का वर्किंग ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बट ऐसे 2 में उसकी ही सारी एडवांस चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे होती है। तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको दिखाया है इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी, तो बैश स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट कैसे रन कर सकते हैं बना के, ये भी हम लोग देखते हैं। स्क्रिप्ट बना के रन कर सके मीन्स यहाँ पे जो उसका शेल होता है, तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स का जो शेल होता है वो बैश शेल होता है। ठीक है, अभी कौन कौन से शेल होते हैं वगैरह वो देखेंगे हम लोग फर्स्ट जब शुरू करेंगे लिनक्स, तो उसमें कैसे स्क्रिप्ट रन होती है ये हम पढ़ेंगे इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी में। द नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज शेड्यूलिंग फ्यूचर टास्क। शेड्यूलिंग फ्यूचर टास्क का मतलब होता है कि मान लो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो हमें ऑटोमेटिक रन करवाने हैं, जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि हर रोज 3 बजे ऑटोमेटिक बैकअप होना चाहिए। सबकी जो शिफ्ट होती है वो 2:45 को खत्म होती है, यानी 3 o'clock तक आपके सिस्टम फ्री हो जाते हैं। आप चाहते हो कि लिनक्स मशीन में या आपका जो सर्वर होता है ना, लिनक्स सर्वर ऑटोमेटिक 3 o'clock एवरीडे बैकअप होना चाहिए। तो ये तो ऑटोमेटिक टास्क है ना, तो फ्यूचर टास्क हो सकता है, ऑटोमेटिक टास्क होता है जो आपको रन कराना है। या फिर मान लो आप कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हो और आप चाहते हो कि 2 दिन के बाद में एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए आपके लिनक्स मशीन पे, तो आपको फ्यूचर ही पहले से शेड्यूल करके रखना पड़ेगा कि 2 दिन बाद इतने इतने बजे ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर आप ये अपने लिनक्स मशीन के लिए शेड्यूल करना चाहते हो तो फिर वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल फ्यूचर टास्क में। तो दिस इज नथिंग बट टास्क शेड्यूलर, जैसे विंडोज 10 में टास्क शेड्यूलर होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। ट्यूनिंग सिस्टम परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग चीजें हम लोग देखेंगे, शेड्यूलिंग और कैसे उसके ऊपर वर्क होता है, एडजस्ट कर सकते हैं हम
प्रोफाइल सिस्टम का ये चीज हम देखेंगे। तो सिस्टम परफॉर्मेंस दिया है तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम मॉनिटरिंग यहाँ पे रहता है, और फिर उसको हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हुए कैसे एनहांस कर सकते हैं ये चीजें हम देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे होता है आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो लिनक्स जितने भी लोगों ने पढ़ा है उनको पता है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, कि राउटर से पास ऑन होने वाले जितने भी ट्रैफिक है उसको फिल्टर करना एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग। वैसे ही लिनक्स में भी अगर आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिनक्स पे आने वाले ट्रैफिक को, लिनक्स में होने वाले टास्क को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप ACL के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। देन SC लिनक्स करके एक कंसेप्ट होता है, उसको हम पढ़ सकते हैं। SC लिनक्स नथिंग बट द हायर वर्जन ऑफ फायरवॉल होता है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। तो ये भी एक सिक्योरिटी पार्ट आता है, जैसे ACL एक सिक्योरिटी के लिए आता है वैसे SC लिनक्स भी सिक्योरिटी के लिए आता है। तो SC लिनक्स क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं SC लिनक्स के थ्रू अपने लिनक्स OS को, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में मैनेजिंग बेसिक स्टोरेज यहाँ पे दिया है, जैसे कि हम लोगों ने पेपर 1 में एक पढ़ा था पार्टीशंस के बारे में, फाइल सिस्टम एंड पार्टीशन। तो उसी पार्टीशन का यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, LVM वगैरह, स्वैप LVM पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 6 पे। वी कैन से दैट चैप्टर नंबर 6 एंड 7 ये पूरा ही मिलाकर आपका कंप्लीट पार्टीशन का पोर्शन दिया हुआ है। वर्चुअल पार्टीशन क्रिएट, स्वैप जैसे हमारे लिनक्स विंडोज मशीन में होता है वर्चुअल मेमोरी। क्या काम होता है वर्चुअल मेमोरी का विंडोज में? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन विंडोज? What is the use of virtual memory in Windows? कोई भी बताइए जिसको भी पता होगा। वर्चुअल मेमोरी, विंडोज में वर्चुअल मेमोरी का क्या कंसेप्ट होता है? इतने सारे लोग हैं। स्टोरेज के लिए यूज होता है मैम। गणेश ने गलत बोला, मैं ऐसा क्लियरली बोल रही हूँ, और अब गणेश छोड़ के, गणेश एक घंटे छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। आनंद, आशुतोष, भूमिका, गणेश, गौरव, हर्षद, मयूर, रोहन, ऋषिकेश, संदेश सर, सौरभ, विशाल। What is the use of virtual memory in Windows? इतने देर में तो गूगल सर्च भी कर लेते हैं आप लोग। मैम एप्लीकेशन रन के लिए रन कर एप्लीकेशन रन करने के लिए होता है, ओके। टेम्पररी मेमोरी स्टोर करने के लिए। टेम्पररी मेमोरी स्टोर करने के लिए होता है, ओके। वर्चुअल मेमोरी मैम सेकेंडरी मेमोरी जिससे काम करता है। हम फिजिकल डिस्क भी यूज करते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। तो फिजिकल मेमोरी के लिमिटेशंस एक्सीड करने के लिए वर्चुअल मेमोरी यूज होता है। गुड। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है कुछ पॉइंट? ठीक है, जब आपकी फिजिकल मेमोरी इनफ नहीं होती है तब हार्ड डिस्क से थोड़ा सा स्पेस लिया जाता है। हार्ड डिस्क से थोड़ा स्पेस लिया जाता है और उस स्पेस को बनाया जाता है आपका, हार्ड डिस्क से थोड़ा स्पेस लिया जाता है और उस स्पेस को बनाया जाता है आपका वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का यूज तब होता है जब आपका जो फिजिकल मेमोरी होता है उसका जो स्पेस होता है वो इनफ नहीं होता है, तब हार्ड डिस्क से या डिस्क से स्पेस लेकर उसे कंसीडर किया जाता है, उसे शो किया जाता है वर्चुअल मेमोरी। जब आपका रैम इनफ नहीं होता है तो उसमें भी आपकी मशीन कैसे काम करेगी, 100% आपका रैम का यूटिलाइजेशन हो रहा है बट स्टिल मशीन के कुछ टास्क होते हैं जिसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, तो फिर कहाँ से स्पेस लिया जाता है, वर्चुअल मेमोरी से लिया जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी आप विंडोज में इसको वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है और लिनक्स में इसी को किसके नाम से जाना जाता है, स्वैप इस नाम से जाना जाता है। अब इसका जो स्पेस होता है ना वो कभी भी डबल ऑफ रैम से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर आपकी फिजिकल मेमोरी 2 GB की है
तो आप अप टू द 4 GB हार्ड डिस्क से स्पेस लेके अलोकेट कर सकते हो रैम को। तो अगर 2 GB स्पेस पूरा खत्म हो जाएगा तब आपका सिस्टम कहाँ से यूज कर लेगा? जो वर्चुअल मेमोरी का 4 GB स्पेस दिया है वहां से यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तभी यूज होता है जब आपके रैम का जो फिजिकल मेमोरी है वो उसका स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये इनफ नहीं होता है आपके सिस्टम के लिए। तो ओवरऑल इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग स्वैप पढ़ेंगे। तो लिनक्स में उसी को स्वैप इस नाम से जाना जाता है, स्वैप इस नाम से जाना जाता है। वर्चुअल मेमोरी को स्वैप इस नाम से जाना जाता है। तो वर्चुअल मेमोरी एंड और जो आपके डिस्क स्पेस है इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे दिया है, वीडियो दिया हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी दिस इज नथिंग बट द वर्चुअल डिस्क स्पेस या वर्चुअल डिस्क एनालाइजर ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल डिस्क ऑर्गेनाइजर होता है ये वीडियो आपका एक्चुअली। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपका जो डिस्क स्पेस होता है ना उसके ऊपर काम करने के लिए। कैसे? तो एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक आपका हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का स्पेस आपने एक पार्टीशन बनाया है और इसको शेयर करके रखा है। ठीक है, शेयर किया है। अब नेटवर्क में नंबर ऑफ मशीन है जो इसको एक्सेस कर रही है और यहीं पे डेटा सेव कर रही है, नंबर ऑफ मशीन है जो इसको एक्सेस कर रही है और यहीं पे डेटा सेव कर रही है। अभी क्या होता है कि जो ये शेयर स्पेस दे के रखा हुआ है, हर एक पर्सन हर एक मशीन यहाँ पे डेटा सेव कर रही है, तो हो सकता है डुप्लीकेट डेटा भी सेव होते जाता होगा यहाँ पे। मान लो इसने मशीन ए ने कुछ डेटा यहाँ पे बनाया 1 2 3 नाम का, तो सेम 1 2 3 नाम की फाइल इसने भी बनाई, 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 सबने बना लिया। या फिर ये जो है आप मशीन ए इसकी भी बारे में बात करते हैं, तो इसने पहले क्या किया, एक पार्टीशन बनाया, इसके अंदर 1 2 3 बनाया, फिर हर रोज वो नया एक फोल्डर या डायरेक्टरी बना रहा है उसमें भी 1 2 3 बना रहा है, या एक ही लोकेशन पे 1 2 3 1 2 3 बहुत बार सेव हो रही है आपकी फाइल, तो डुप्लीकेट फाइल क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपको डुप्लीकेट फाइल सेम फाइल अगर मल्टीपल टाइम सेव हो रही है तो अननेसेसरी वो स्पेस यूटिलाइज कर रही है ना। अब वो स्पेस यूटिलाइज हो रही है और हमारे हिसाब से क्या हो रही है, स्पेस वेस्ट हो रही है। तो अगर हमारे डुप्लीकेट स्टोरेज क्रिएट कोई कर रहा है तो क्या हम हर रोज चेक करते रहेंगे, यानी एडमिन बैठा रहेगा और रोज चेक करते रहेगा अरे किसी ने डुप्लीकेट फाइल तो नहीं रखी, और वो मैन्युअली चेक करेगा, एनालाइज करेगा डुप्लीकेट फाइल है या नहीं। नहीं, तो एडमिन के लिए इतना इजी नहीं होता है कि वो सिर्फ यही चेक करे। लेकिन हम हमारे लिनक्स मशीन को बोल सकते हैं कि देखो बॉस, ये जो पार्टीशन है इसको शेयरिंग पे दिया है, अगर डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो उसको इरेज कर दो और कोई भी एक ओरिजिनल फाइल ही आप रखो। तो ये डेटा डीडुप्लीकेशन से अपने स्टोरेज को प्रिवेंट करने के लिए जनरली यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निक का यूज करते हैं डेटा डीडुप्लीकेशन में, जिसमें एक होता है आपका वर्चुअल डिस्क ऑर्गेनाइजर होता है। तो आपकी जो भी डिस्क होती है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसके बाद एक्सेसिंग नेटवर्क अटैक स्टोरेज, तो हम लोग पहले तो यहाँ पे एनएफएस के बारे में पढ़ेंगे। तो एनएफएस आपका होता है दैट इज नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो नेटवर्क में अगर फाइल स्टोरेज वगैरह हम लोग को करना है लिनक्स मशीन टू लिनक्स टू विंडोज, तो तब हम लोग एनएफएस का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या होता है, जैसे नेटवर्क पे स्टोरेज रखना, वहाँ पे डेटा कैसे सेव करना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग बूटिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे बूटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे लिनक्स के, जिसमें बूट कैसे होता है, पासवर्ड कैसे रिसेट करना, क्योंकि जब भी लिनक्स का आप एग्जाम देते हो तो पहला जो स्टार्टिंग ही होता है वो होता है पासवर्ड रिसेट करने से, रूट का पासवर्ड रिसेट करना। आपको मशीन ही दी जाती है, पहले से कोई तो पासवर्ड सेट किया होता है, आपको पहले पासवर्ड ब्रेक करना पड़ता है। जैसे आपने पासवर्ड ब्रेक किया, मशीन लॉगिन हुई, तभी आपका पेपर लोड होता है वहाँ पे, मशीन लॉगिन होती है तभी आपका पेपर लोड होता है वहाँ। ओके, तो पहला एग्जाम का जो पहला स्टेप भी होता है आपका वो होता है पासवर्ड ब्रेकिंग से। तो बूटिंग प्रोसेस कैसी होती है, पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं,
रिकवर कैसे करते हैं, बहुत सारी जो अगर फाइल करप्ट होगी या कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से लिनक्स नहीं चल रहा है तो उसको कैसे रिकवर करते हैं हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11 में हम लोग और एडवांस थोड़ा सा पढ़ेंगे ऐसे लिनक्स एंड फायरवॉल के बारे में। तो शायद यहाँ पे और एक जगह था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन विद किकस्टार्ट। किकस्टार्ट एक सर्विस होती है यहाँ पे। अगर आपको ओएस डिप्लॉय करना है नेटवर्क में, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करना है, तो जैसे सर्वर में पढ़ते हैं विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्वर, बूट सर्वर वी कैन से दैट, तो फिर हम लोग अगर लिनक्स को डिप्लॉय करना है हमको तो यहाँ पे हम किकस्टार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी विल डिप्लॉय आवर लिनक्स ओएस इन अ नेटवर्क। ओके, तो उसमें आंसर फाइल वगैरह और भी कुछ टर्म्स होती है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। एंड देन लास्ट वन इज योर चैप्टर नंबर 13, तो लैब होती है। जितना आपने पूरा प्रीवियस 12 चैप्टर में पढ़ा है उन सबके क्वेश्चंस और कैसे उसको सॉल्व करते हैं आपको दिया होता है चैप्टर नंबर 13 पे। ठीक है, ये तो आप हमेशा याद ही रखो, वर्चुअल मेमोरी क्या आता है, थोड़ा उसको एक्सप्लोर भी करो अपने एंड पे, पता होना चाहिए आपको वर्चुअल मेमोरी। नॉर्मली है, हमेशा सिंपल वर्ड में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब आपका फिजिकल मेमोरी का स्पेस इनफ नहीं होता है और मेमोरी चाहिए रहती है तो हार्ड डिस्क से थोड़ा स्पेस दिया जाता है जिसको बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे सिलेबस से रिगार्डिंग किसी को कुछ क्वेरी है और जितना मैंने बताया? किसी को नो कुछ भी क्वेरी तो पूछ सकते हो, बाकी लोग नहीं भी। नहीं हेलो यस मयूर पूछो। मैम, मतलब वो उनका आरडीपी देते हैं क्या एग्जाम के लिए? ऐसा तो पहले होता नहीं था लेकिन अभी लास्ट लॉकडाउन में दिया था वैसे उन्होंने। ओके। वो एक्चुअली वो एक बूटेबल ओएस देते हैं, पेन ड्राइव में डाल के उसको कनेक्ट करना पड़ता है हमारे सिस्टम से, तो हमारा जो भी सिस्टम रहेगा ना वो उनके नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करवाना पड़ता है। देन फिर वो हमको उनकी वीएम लोड होती है और हमारा मॉनिटरिंग भी करते फिर। ओके। लास्ट लॉकडाउन से ही किया था उन्होंने, बट आई थिंक सो मोस्टली तो ऑफलाइन ही प्रेफर होता है। सिर्फ अभी मैंने देखा वो लॉकडाउन में, तो पहले कभी नहीं सुना था कि वो ऑनलाइन एग्जाम लेता है। जहाँ पे भी एग्जाम होती है वहाँ पे रेड हैट का बंदा आता है, रेड हैट का बंदा मशीन को रेडी करता है एंड देन फिर आपका वॉइस एंड वीडियो मॉनिटरिंग होता है एग्जाम देने के लिए। और वहाँ पे वो ये भी रहता है इन्विजिलेटर जो भी आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पहले वाले पेपर से, पेपर essay 1 दैट इज 124। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लिनक्स। पेज नंबर क्या है? 2 1 लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। is an operating system। okay, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे गणेश ने बोला लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और हम लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं, लिनक्स क्यों हमें पढ़ना चाहिए है इसके बारे में। तो चलो इसको थोड़ा सा इजी वे में हम लोग देख लेते हैं। तो आप
लोग ही मुझे बताओगे सबसे पहले व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बताओगे व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या होता है। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बताओगे आप, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं लिनक्स के। रेड हैट, काली। सबर सबर जरा सा गणेश, इनके लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। हाँ, कौन कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। लिनक्स को लिनक्स ओएस ही क्यों बोला जाता है, और हम लोग नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में रेड हैट लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों पढ़ना चाहिए, रेड हैट लिनक्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई रेड हैट लिनक्स। Red Hat Linux is a very reputed company और दैट्स उसको व्हाई। हाँ, तो ये 3 चीजें बतानी है मुझे आप लोगों को। तो क्या मैम कहते रेड हैं हैट लिनक्स एक ऐसा लिनक्स है कि जो सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट मिलता है उसका, ऐसा बोलना है। हाँ मैम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिक्वेंशियली। व्हाट इज लिनक्स, लिस्ट ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो भी लिनक्स है उसके डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और फिर थर्ड क्वेश्चन रहेगा व्हाई रेड हैट लिनक्स, उसमें भी हम रेड हैट लिनक्स क्यों चूज करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको सर्च करना है, मुझे बताना है, अनम्यूट करके बताओगे। और जैसे कि आप लोग मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। सभी को पार्टिसिपेट करना है। जो भी आपको गूगल सर्च करके मिलता है, व्हाट इज लिनक्स, व्हाट आर दी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्हाई वी आर चूजिंग रेड हैट लिनक्स, थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन से जाओ, पहले व्हाट इज लिनक्स से जाओ, फिर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर उसके बाद में व्हाई रेड हैट लिनक्स। तो चलेगा, एक 2 मिनट्स या 5 मिनट्स गूगल सर्च एक्टिविटी करते हैं। हो सके तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आप अपने बुक पे लिखते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। सभी के पास अपना अपना रजिस्टर, एक बुक बनाओ रेड हैट की पूरी, जो भी कमांड हम लोग पढ़ेंगे वो कमांड आप अपने एंड पे लिखते भी जाना है आपको। जितने पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके नोट्स लिखने चाहिए, वो सभी चीजें आप लिखोगे भी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेके रखो आप, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि कितने आप स्क्रीनशॉट पढ़ते हो। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी बुक बनाओ, सभी के पास अपनी अपनी बुक होनी चाहिए, और सभी लोग अपनी बुक में ये तीनों पॉइंट लिखोगे, और मैं चेक भी करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द गूगल सर्च एक्टिविटी। 2 मिनट्स, जिनको भी जो मिल रहा है वो चैट बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट करते जाइए, मैं पढ़ती हूँ, और सर्च कीजिए गूगल पे। सभी को पार्टिसिपेट करना है। भूमिका, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, ओके। तब बताओ क्या मैम। नहीं नहीं, आपको सर्च करके चैट बॉक्स में लिखना है। ओह माय गॉड। यस, 2 मिनट्स। हाँ, चलो फटाफट सर्च करो। गणेश सोनकवड़े का शुरू भी हो गया, और देखो अभी तक आप बात कर रहे हो। मैम हमें नहीं दिखते वो चैट बॉक्स के मैसेज। हाँ, इसीलिए तो अपना अपना सर्च करो और पेस्ट करो इधर। काम खत्म ही नहीं हो रहे।
हो गए मैम 2 मिनट। ओके मैम मेरा चैट आपको विजिबल है? यस मैम आपने प्राइवेट ले क्यों रखा है? ताकि आप लोग कॉपी ना करो आंसर। अरे दिस इज नॉट फेयर मैम। एवरीथिंग इज फेयर हियर। आई एम नॉट फेयर मैम, आई एम लिटिल बिट डार्क। अरे ओके गणेश, फाइन कांग्रेचुलेशन। गणेश, हाँ अरे तू कुठे होता? अरे किती दिवस कुठे होता तू? अरे वर्कलोड एवढा आहे ना मित्र, आहे काय सांगायचं तुला. खूप आहे राव, हे प्रमोशन भेटल्यापासून लयच कामं लागली. ठीक है। पार्टी पेंडिंग है। आपकी ना मैम बर्थडे की, पता है मैम. प्रमोशन की सबकी नहीं नहीं प्रमोशन की बर्थडे की पार्टी पेंडिंग है मैम. प्रमोशन की। प्रमोशन तो होते रहते हैं मैम. बर्थडे आपके साथ वो भी फर्स्ट हर टाइम. साल होता है। नहीं नहीं नहीं. वो भी हर साल होता है। नहीं नहीं, जेट किंग में हम लोग रहेंगे मेरे नहीं बर्थडे के रहेंगे. भी एक दिन पहले किसी का बर्थडे आता है, किसी ने उसे मांगी नहीं पार्टी। मैम लेडीज फर्स्ट सीक्वेंस का, में नहीं नहीं सीक्वेंस में लेडीज जाना फर्स्ट है। की परंपरा है हमारे यहाँ पे. नहीं नहीं सीक्वेंस में जाना चाहिए, राइट ऋषिकेश? नहीं नहीं ए सीक्वेंस में ऋषा, जाना चाहिए। असं नाही ऋषा. तसंच आहे. लेडीज फर्स्ट की परंपरा है मैडम इधर. म्हणजे परंपरा मानतेच नहीं हम इधर। मानना पड़ेगा मैडम. नहीं मेरे बर्थडे के पहले कुछ लोगों के बर्थडे आए, उनसे पार्टी मांगो। शादी भी यहाँ पे सबसे पहले लड़की की होती है, फिर बाद में लड़की की होती है. इधर रूल चेंज हो गए ना बाबा, 21st सेंचुरी से भी आगे जा रहे हैं अपन, रूल्स चेंज। हम्म. आशुतोष ने लिखा है, लिनस टॉरवल्ड, the creator of Linux kernel, used to store the project file under the name Frix. But when the file were uploaded to the FTP server of Finnish University and Research Network, FINET, the administrator of the FTP server, Eril Lamke, did not think Frix was a good name for the project. He named the project Linus, derived from Linus plus Unix or Minix, and assigned a directory Linux on the FTP server for the project file. राइट है आशुतोष? आपने क्या पढ़ा? कुछ भी समझ में नहीं आया मैम. मैंने सिर्फ पढ़ा, मैं बताऊंगी अभी, ठीक है? मैं मेरा वाला पढ़ो ना, मैंने अच्छे से डाला. आशुतोष अनम्यूट करो और बताओ तो व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आशुतोष आशुतोष अनम्यूट करो खुद को और बताइए।
Gaurav said that there are 600 Linux distributor and about to 500 are the active developers. ठीक है, कोई और बताएगा? गणेश एकुंडे को छोड़कर एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज लिनक्स? सभी ने ऑलमोस्ट करेक्ट ही आंसर लिखा है कि व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आशुतोष का आई थिंक माइक का कुछ इशू है, आशुतोष नहीं बोल रहे, तो बाकी कोई और? Unix based operating system manages the communication between software and hardware. And distributors of Linux are Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS. And why Red Hat Linux? Red Hat is one of the leading contributor of the Linux kernel and associated technology, the greater open source community from the beginning. Red Hat engineers help improve features, reliability, and security to make sure your infrastructure performs and remains stable, no matter you use case and workload. ओके, गुड गणेश। व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करके नेम लिखा हुआ है कि लिनक्स इज क्या यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे बनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बनी हुई है। तो लिनक्स का नाम लिनक्स कैसे पड़ा? तो लिनस टोरवोल्ट ने अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के टाइम पे एक एफटीपी का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें पहले भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे साइंटिस्ट थे जो जैसे एलएनटी लैबोरेटरी का बात अगर हम लोग करते हैं तो जो लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करने का काम करती है, तो उन लोगों ने भी ट्राई किया था। यूनिक्स हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया था, लेकिन लिनस टोरवोल्ट ने जब अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के टाइम पे यूनिक्स के ऊपर में काम करना शुरू किया तो उन्होंने उसका प्लेटफॉर्म ओपन किया था क्योंकि उसमें चेंजेस करके उन्होंने अपने एफटीपी का समथिंग कुछ तो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो उनकी यूनिवर्सिटी ने जो उन्होंने नाम रखा था वो नाम सूटेबल नहीं था, तब उनकी यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बनाया था, इसीलिए लिनक्स प्लस यूनिक्स या फिर मिनिक्स, यूनिक्स हम जनरली बोलते हैं, यूनिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मर्ज किया और फिर एक नाम बनाया दैट इज लिनक्स। तो ऐसे ही लिनक्स का नाम पड़ा है लिनक्स, ऐसे ही लिनक्स का नाम पड़ा लिनक्स। और अभी इस लिनक्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, इस लिनक्स प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें आप लोगों ने इतने सारे नाम लिखे, बहुत सारे के तो नाम मुझे भी नहीं पता है। तो जैसे किसी ने लिखा SUSE लिनक्स लिखा हुआ है, किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बहुत कॉमन नेम है दैट इज CentOS, फेडोरा, डेबियन, लिनक्स मिंट, उबंटू, रेड हैट एंटरप्राइजेस है ना, ओपन SUSE लिनक्स। किसी ने लिखा है काली लिनक्स, किसी ने लिखा काली लिनक्स, किसी ने लिखा जेंटू, बोधी लिनक्स, मोदी लिनक्स, बोधी गोदी लिनक्स, ओके। आर्क लिनक्स लिखा है किसी ने। बोधी लिनक्स होता है क्या? मुझे नहीं पता ना, मैं सिर्फ रिपीट किया नाम आपको, मैंने उसको ओके और ये भी नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये मैम मोदी लिनक्स भी।
बनाओ आप लोग भी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। सेबियन लिनक्स ऐसे कुछ नाम लिखे हुए, बहुत सारे के शायद मुझे भी नाम नहीं पता है इसमें, लेकिन बहुत जो कॉमन नेम अगर हम देखते हैं तो लिनक्स, मिंट, उबंटू, उसके बाद में हम लोग नाम सुनते हैं दैट इज सेंटोस, फेडोरा, काली, आर्क, डेबियन लिनक्स, सन सोलारिस का भी एक आता है, सुसे लिनक्स आप बोल सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी ओएस हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर की। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर सभी लिनक्स ओएस बनाते हैं तो हमने रेड हैट लिनक्स से क्यों चूज किया है? तो आप ही लोगों ने बताया कि लिनक्स जो रेड हैट लिनक्स होती है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने रेड हैट लिनक्स को चूज किया। बट जो आप लोगों ने बोला करेक्ट है कि अगर हम लोग देखते हैं तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन सभी ने किसी एक एक क्या कहते हैं एक एक जोन के ऊपर, एक एक एरिया के ऊपर में वर्क किया और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लिनक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग लिनक्स ओएस उन्होंने बना के रखी हुई है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो था कि सिक्योरिटी, उनका मेन मोटो था सिक्योरिटी के बेस को, सिक्योरिटी को समझ के उन्होंने ओएस बनाई, लिनक्स ओएस बनाई। तो रेड हैट है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वगैरह जो होते हैं वहां पे, बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वहां पे अगर कोई सी लिनक्स ओएस का यूज किया जाता है तो वहाँ पे जनरली रेड हैट लिनक्स का यूज किया जाता है। हम रेड हैट लिनक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो बहुत सारी ओएस है लेकिन उन्होंने, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है लेकिन उन्होंने अपने ओएस का एजुकेशन नहीं स्टार्ट किया है। जैसे विंडोज ने अपने ओएस का एजुकेशन स्टार्ट किया तब जाके विंडोज बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गया और उसका यूज भी हो रहा है। सेम वैसे ही लिनक्स ने भी किया है, सॉरी रेड हैट ने भी किया है। रेड हैट ने भी क्या किया है कि अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम का एजुकेशन स्टार्ट किया है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस लाए हुए हैं जिसके बेसिस पे वो और ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और अपने जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन किए हुए हैं अलग अलग सर्टिफिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग। इस वजह से भी रेड हैट लिनक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हम बहुत ज्यादा नाम जानते हैं रेड हैट लिनक्स का। बट इसके अलावा भी बहुत सारी और लिनक्स ओएस है, जैसे शायद स्टार्टिंग हुआ था तभी किसी ने बोला था कि मैम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंटोस का यूज किया जाता है। तो यस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेंटोस का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उबंटू का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में उबंटू ओएस का भी यूज किया जाता है। जैसे एक एक्सक्यूज मैम, हेलो। यस सौरभ बोलिए। हाँ मैम, वो अगर ये रेड हैट पूरा क्लियर कर लिया तो सेंटोस और उबंटू दोनों यूज कर सकते हैं ना, मतलब अपने इस बेस पे? उबंटू का थोड़ा सा रहेगा, सेंटोस यूज कर सकते हैं पूरा, उबंटू का थोड़ा बहुत पार्ट फेडोरा अलग मतलब होता जो है। भी हाँ, रेगुलर। फेडोरा यूज कर सकते हो आराम से, सेंटोस यूज कर सकते हो आराम से, जितना अपन रेड हैट पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जो पार्ट होते हैं नॉर्मल यूज करने के अदर लिनक्स ओएस के तो वो सारे यूज कर सकते हो, लेकिन उबंटू का थोड़ा सा चेंज आएगा। यस, क्योंकि बाकी कोई भी मतलब एजुकेशन नहीं ना प्रोवाइड करता है, जैसे सेंटोस या राइट राइट, या ये हमको लोग उस सिखाते हैं ओएस को थोड़ी, यूज आपको करके, खुद से तो सीखना पड़ता है। यस हमें एक कोई तो भी लिनक्स ओएस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी पड़ती है और फिर अब उस जो भी ओएस आप जानना चाहते हो, जैसे अभी आपने बोला कि उबंटू के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर तो इस लिनक्स के बेस पे आप उबंटू को यूज करिए, यूज करते करते फिर आपको समझ में आएगा कि उस ओएस में और क्या क्या फीचर आप उनका कैसे यूज कर सकते हो। और हर लिनक्स ओएस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर की हो उसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन से उसके मैनुअल से आप गो थ्रू करके भी जान सकते हो चीजों को। यस मैम, थैंक्स। तो हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर यानी जिसने जो हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका मेन मोटो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है।
तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखती हूँ और आपको बताना है कि वो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से जोन में पॉपुलर है। तो एक जैसे मैंने बताया रेड हैट लिनक्स के बारे में, तो रेड हैट लिनक्स किन चीजों के लिए पॉपुलर है? तो रेड हैट लिनक्स पॉपुलर है अपने सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी, जहाँ पे भी सिक्योरिटी ये कंसर्न होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करनी है तो वहाँ पे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ फेडोरा, CentOS, उबुंटू, उसके बाद मैं यहाँ पे डेबियन का नाम लिख रही हूँ, डेबियन लिनक्स, और तो चलो इतने नाम लिख देती हूँ मैं, 6-7 नेम। 7 यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम हम लोगों ने लिखे हैं। अब ये सातों डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकॉर्डिंग आप बताओ कि कौन सा जो भी लिनक्स है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूटर है कौन से जोन के लिए फेमस है बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जो लिनक्स है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए फेमस है, कि जहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंसर्न रहेगा सिक्योरिटी, तो वो किसको चूज करते हैं? रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को बाकियों के भी बताने हैं मुझे। यहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही फेमस हैकर्स भी है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रही हूँ, दैट इज काली, पैरट, पैरट का स्पेलिंग नहीं पता मेरे को, और तो तो उन हैकर्स के इंटरेस्ट को जानते हुए 3 और नाम मैंने यहाँ पे लिखे, काली, पैरट, एक्सप्लॉइट लिनक्स। तो आप लोग को मुझे बताना है कि ये कौन कौन से जोन से कंसर्न करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को, जो भी आपको समझता है, जो भी नेट पे सर्च करना है नेट पे सर्च करो, चलेगा मुझे। मैम मेरा इधर इशू हो गया था, क्या क्या सर्च करना है? सर्च करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम लिखे हैं, और मुझे बताना है कि वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से पैरामीटर से कंसर्न करता है। जैसे कि रेड हैट का नाम लिखा, रेड हैट लिनक्स किससे कंसर्न करता है? सिक्योरिटी, यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिक्योरिटी के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करनी है या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए रहेगी, तो फिर वो कौन सी ओएस चूज करेंगे? रेड हैट। तो वैसे ही फेडोरा, सेंटोस, उबुंटू, ये सब का यूज किस लिए किया जाता है, या ये कौन से पैरामीटर को कंसर्न करता है जिसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है।
दो लोग से भूमिका ने मुझे आंसर किया है अभी तक। मैम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, दो तो है फेडोरा एंड उबंटू, वो वर्कस्टेशन जैसे काम करते हैं। कैसे वर्कस्टेशन के? जैसे विंडो, मतलब हम लोग विंडोज का कैसे यूज करते हैं वैसा। क्लाइंट ओएस बोल सकते हो, ऐसा बोलना है आपको। हाँ हाँ, यस यस यस। बट भूमिका, अभी तक मुझे भूमिका और गणेश के ही आंसर मिले हैं, गणेश एकुंडे के। गणेश औचर ने भी लिखा है। सौरभ ने बोला कि Kali Linux is mostly used for hacking purpose. सौरभ का एकदम इंटरेस्ट पार्ट है ये, काली लिनक्स नाम आ गया, अब सौरभ बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके ऊपर, है ना सौरभ? टर्मस के बारे में नहीं लिखा आपने यहाँ पे? अब आपके यहाँ पे जो इमोजीज है ना, दिखाई नहीं देते मेरे चैट बॉक्स पे। हेलो यस। मैम, ये जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है मैम? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हैकर है ना अपने पास, रुक कभी पूछते हैं अपन हैकर से। हैकर्स बताओ पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? We have two hackers here. One is Mayu Atade. Second one is Rishikesh Vade. हेलो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम है, उसको हम पेनिट्रेट कर सकते हैं या नहीं, मतलब कि उसका वल्नरेबिलिटीज निकाल के उसको हैक कर सकते हैं या नहीं, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इज इट हैकेबल और नॉट, Okay. उसको हम अटैक कर सकते हैं या नहीं, दैट इज वो व्हाट। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। एक मिनट ऋषिकेश कंप्लीट करो। हाँ, तो हम जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, तो किसी भी तरह से वो सिस्टम वल्नरेबल है क्या, उसको अटैक किया जा सकता है क्या, इसको टेस्ट करने का मतलब है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ओके, अभी कौन बोल रहे थे? गणेश बोलिए। वो जस्ट एक इंजेक्शन की तरह होता है ना, इंजेक्शन डाल के वो चेक करते कि सर्चिंग होता है बाबू, उसको सर्चिंग बोलते हैं। कुछ भी ऐसे अपने तरफ से कुछ वर्ड मत लाया करो। अब वो लॉजिकल चीज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं, कुछ भी मैंने सर्चिंग होता है, सर्वे होता है, वी मैंने कैन से सुना दैट वैसे। मैंने सुना था इसके बारे में। अच्छा, मैंने क्या सुना सुना था था? इसके बताओ बारे बताओ में कहीं बताओ पे। बताओ बताओ बताओ। सॉरी टू मतलब सच इंटरप्ट यू। सच बताओ क्या? हाँ, सच सच बताओ। सच सच बताओ। हाँ। ओके। वो पेनिट्रेशन क्या रहता है, वो एक इंजेक्शन की तरह रहता है। तो वो जब डालते हैं ना, तो उस पर पता चलता है कि ये सिस्टम सच में वैसा काम करेगी क्या या नहीं। हम लोगों ने इसमें कुछ नया फीचर ऐड किया है, तो वो सच में चलता है क्या, ऐसा चेक करने के लिए। ओके तो उस टाइम मुझे वो ऐसा लगा। ओके।
सच है ना मैडम? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो हैकर लोगों ने बताया अभी। ऋषी भाऊ हे बरोबर आहे का? थँक यू रे दोघांना पण. इंजेक्शन असं नसतं, ते एक पार्ट असेल किंवा तो एक टूल असेल ज्याच्यावर ते चेक करतात. पण काली लिनक्स ही प्रॉपर ओएस आहे, ज्याच्यामध्ये भरपूर टूल्स दिलेले आहेत त्यांनी टेस्ट करायला, अटॅक करायला, चेक करायला, सर्च करायला, सगळ्यासाठी टूल्स आहेत. इंजेक्शन म्हणत असेल तर तो एक पार्ट असेल किंवा ते एखादा टूल असेल स्पेसिफिक, डिफरंट पार्ट. ते हा ते पूर्ण हे नाहीये त्याच्यामध्ये, असं नाही. एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेगळा पार्ट आहे, त्याच्यात क्युरीज वगैरे वेगळ्या वेगळ्या त्या रन करून बघता येतात. म्हणजे येस येस येस, त्याच्यामध्ये हे पण नाव होतं SQL. त्याचे पासवर्ड आणि ते क्रॅक करतात. नंतर माय PHP ऍडमिन मधून पण ते एसक्यूएल क्वेरीज रन करतात. मैडम आप कंप्यूटर का डेटाबेस कहाँ पे है? मेरे कंप्यूटर का डेटाबेस हाँ, कंप्यूटर पे है, हार्ड डिस्क पे है। मुझे वो ये डालने का, इंजेक्शन डालने का। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब डेटाबेस हैक करेंगे हम लोग। वैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर नहीं होती, ना ही लिनक्स होती है ना ही विंडोज होती है। मैडम ठीक है। वो मुझे बाकियों का भी ऋषिकेश ने बताया था एक बार कि आईफोन मतलब एप्पल जो है वो भी लिनक्स बेस्ड ही है, अच्छा। तो वो भी वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं। अगर ऐसा रहता तो हम एंड्रॉइड पे लिखे रहते थे ना यहाँ पे। मैम का है उबंटू और डेबियन के बारे में थोड़ा थोड़ा। हाँ, देख रही हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। बाकी लोग भी सर्च करो। चलो मुझे अब एक एक लाइन में आप लोग यहीं पे बता दो, मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो। उबंटू का यूज जनरली किस लिए किया जाता है? क्या ये ग्राफिक वर्जन सपोर्ट करता है आपको? यस मैडम, करते हैं। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है उबंटू लिनक्स के हिसाब से, इसलिए वो यूजुअली यूज तो होता है। जनरली इसका यूज सर्वर के Fedora लिए and किया जाता है, Ubuntu same क्लाइंट same ओएस होता है। किया जाता है? नहीं मैम, क्लाइंट क्लाइंट OS के लिए। तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो गलत नहीं होगा कि ये मल्टीमीडिया क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? नाउ टेल मी अबाउट द डेबियन। डेबियन के बारे में बताओ। डेबियन कौन से, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लाइंट ही मैम, पर थोड़ा बहुत पार्ट सर्वर में भी आता है उसका, एकदम मिनिमल। बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ग्राफिक वर्जन है या कमांड लाइन वर्जन पे चलता है? डेस्कटॉप वर्जन पे चलता है या कमांड लाइन वर्जन पे चलता है? मोस्ट ऑफ कमांड लाइन ही है, पर कौन से एप्स GUI सपोर्ट भी करता है। Yes, it has a desktop version available. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनको सिक्योरिटी भी चाहिए और सर्वर जैसा पे एक्ट करवाना, तो दे यूज्ड डेबियन सर्वर। ओके, बट बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स के लिए नहीं, बहुत बेसिक पर्पस के लिए इसका यूज होता है। देन SUSE लिनक्स का यूज किस लिए होता है? सॉरी, मेन फ्रेम्स और सर्वर्स के लिए यूज होता है वेरी नाइस। लिनक्स। ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है।
सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे रहेगा, मतलब अगर लिनक्स का ही सर्वर बनाना है, लिनक्स का ही डोमेन और मैनेजमेंट रहेगा तो वहाँ पे सोल्जर लिनक्स का यूज होता है। ओके, देन लिनक्स मिंट, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लाइंट ओके, लाइक डेस्कटॉप वर्जन होती है, यस डेस्कटॉप। GUI डेस्कटॉप वर्जन होता है। एक्सप्लॉइट लिनक्स का नहीं बताया? एक्सप्लॉइट लिनक्स का बताओ। क्या होती है एक्सप्लॉइट लिनक्स? मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे। इस पे एक्सप्लॉइटेशन का टूल्स फ्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। और एक्सप्लॉइट मतलब हम जो पेलोड बनाते हैं, मालवेयर बनाते हैं, उसको रन करने के लिए, मतलब वो विक्टिम के फोन में जाके अपने को एक्सप्लॉइट करके वो अपना तो अपने स्क्रिप्ट क्रिएट हाँ, क्या एक्सप्लॉइजन क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइट करने वाली जो स्क्रिप्ट exploitation, होती है हाँ वो रन करता है और वो इधर शो करता क्रिएट करना, क्रिएट करने के लिए और उसका क्या कहते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए हेल्प करता है कि अगर वो कहाँ पे रन हुआ वो स्क्रिप्ट, उसका वो डेटाबेस अपने पास कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ऐसा आप बोल रहे हो? है। यस ऋषिकेश करेक्ट है ये? मतलब मैं जो मयूर ने बोला वही रिपीट किया मैंने बस। ऋषिकेश हाँ हाँ मैम करेक्ट है। नींद में हो क्या? नहीं एक्चुअली मैं दूसरा थोड़ा सर्च कर रहा था उसके इसमें। किसी ने कुछ कहा, मेरे को समझा नहीं, कौन था? गणेश। हाँ गणेश बोलो। गणेश नाही मी होतो. हाँ हर्षद क्या झोपला बोल म्हटलं रहे थे? ऋषिकेश. ऋषिकेश झोपला म्हटलं, एवढंच म्हटलं तुम्हाला. आहे रे जागा मी. अभी अब मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता इसका, तो मैंने जो आप लोगों ने बोला उसी को सिंपल वर्ड में लिखा कि एक्सप्लॉइटेशन के जो टूल्स होते हैं वो उसका यूज करके स्क्रिप्ट बनाना, मतलब क्या बनाना, अटैक बनाना, अटैक को सेंड करना किसी क्लाइंट के पास, और वो अटैक उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर अगर रन होता है तो वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको गैदर और मॉनिटर करने का काम करती है आपके एक्सप्लॉइट लिनक्स। ठीक है, ये दोनों भी हैकिंग टूल की तरह यूज करते हैं, दोनों लिनक्स का यूज हैकिंग टूल की तरह यूज करते हैं, लेकिन अगर हैकिंग करनी है मोस्टली तो बिल्ट इन टूल, बहुत नंबर ऑफ बिल्ट इन टूल के साथ आपको एक ओएस मिलती है, दैट इज काली लिनक्स। तो अपने यहाँ पे थोड़े हैकर थे, इस वजह से हम लोगों ने तीनों का नाम लिखा है। उसके अलावा अगर हम लोग अदर ओएस के बारे में देखते हैं तो रेड हैट लिनक्स, जहाँ पे भी सिक्योरिटी, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर बनाना है, लिनक्स के बेसिस पे डोमेन क्रिएट करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज अवेलेबल करवाना है, वहाँ पे हम रेड हैट लिनक्स या SUSE लिनक्स का यूज करते हैं। डेबियन लिनक्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन डेबियन लिनक्स जहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की अगर बात आती है तो वहाँ पे डेबियन लिनक्स का यूज नहीं करते। उसके बाद अगर हम क्लाइंट ओएस की तरह अगर एक्ट करवाना है तो फेडोरा, सेंटोस, उबंटू, लिनक्स मिंट, इन सभी का यूज कर सकते हैं। लिनक्स मिंट का यूज बहुत सारे लोग करते हैं जिनको ना सिक्योरिटी भी कंसर्न है और उनको क्या करना है, होम यूजर की तरह सिस्टम चलाना है, तो वो लोग लिनक्स मिंट का यूज करते हैं। ठीक है, एक लाइव एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप ही लोगों ने, जब मैंने बोला था ना सर्च करो व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत सारे लोगों ने एक वर्ड लिखा था कि लिनक्स इज अ ओपन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा लिखा था। तो बेटर वर्ड है इट इज अ ओपन सोर्स
Linux is a open source operating system. Linux is a open source operating system. तो बहुत सारे लोगों ने वर्ड लिखा था कि Linux is a open source operating system. ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से हमें इसके लाइसेंस को परचेस करना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन हमारे पास नहीं है. वही अगर हम विंडोज को कंपेयर करते हैं तो विंडोज में मैंडेटरी होता है कि आपके पास लाइसेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी रेड पड़ती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो जितने भी अनलाइसेंस पीसी आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है. तो इलीगल होता है अनलाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना. इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो एक या दो एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है और वो नहीं चाहती कि उनके एम्प्लॉय को अदर कोई और बहुत फ्लेक्सिबल फीचर मिलना चाहिए उनके एप्लीकेशन के अलावा, तो दे चूज Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम, दे चूज CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम और Fedora और वी कैन से द Linux Mint. तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार शायद मैंने कभी क्लास में भी बताया होगा कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वर्किंग विद यालामंचली कंपनी. अगर नाम सुना होगा तो यालामंचली कंपनी पेमेंट गेटवे के लिए काम करती है. हम लोग जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे बैंक और जो भी जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके बीच में जो कनेक्टिविटी करने का काम करते हैं वो पेमेंट गेटवेज होते हैं. तो यालामंचली अपने जापानीज कंपनी है, टॉप कंपनीज में आती है वर्ल्ड के जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है. तो वहां पे ऐसा था कि नियर अबाउट उनके 150 से 250 तक के कुछ पीसीस थे जहाँ पे सभी तरफ विंडोज थी और उनके कुछ एक या दो एप्लीकेशन चलते थे. बट देन उनको पता चला कि उनका ऑडिट होने वाला है जापान के तरफ से, यानी इंटरनल कंपनी ऑडिट ही होने वाला था. बट वो नागपुर में रहते थे तो फिर ठीक है, उनका उतना ये नहीं था कि उन्हें कंप्लीट वो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. बट जब उन्हें पता चला कि उनका ऑडिट होने वाला है तब उन्होंने 2 दिन के अंदर जितने भी उनके सिस्टम्स थे उन सारे सिस्टम्स में से विंडोज को रिमूव किया और वहां पे इंस्टॉल की थी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. रीजन, अगर ऑडिट होता तो जो भी उनके 150 से 250 पीसी, जो भी अगर सपोज एवरेज लेते 200 पीसी है तो 200 पीसी के अकॉर्डिंग एक अगर ओएस खरीदते हैं होम बेसिस भी तो 5,500 तो कितना पेनल्टी पड़ता उनके पास. और उसके बाद अलग उनके इधर ऑडिट का पार्ट ये होता, वो अलग होता. माइक्रोसॉफ्ट का रेट पड़ता तो उसका पेनल्टी अलग होता. तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपके परचेस या लाइसेंस ओएस के ऊपर अप्लाई होती है. तो इलीगल होता है कि आप अनलाइसेंस या अनसब्सक्राइब ओएस का यूज करो. लेकिन लिनक्स ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस वजह से आप जितने भी इस लिनक्स ओएस के अंदर आने वाली चीजें होती है आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, उसका अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर आप उसी लिनक्स ओएस को आपका सर्वर बनाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका सर्वर टाइम टू टाइम एजुकेट होते रहे कि क्या मार्केट में चल रहा है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो रही है, उससे कैसे आपको प्रोटेक्टेड रहना है, न्यू क्या अपडेट आ रहे हैं जिससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़े. अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो या फिर आप उस लिनक्स ऑपरेटिंग कोई भी जो भी आपके रिस्पेक्टिव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जितने भी हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर ऐड किए हैं लिस्ट, उनमें से कोई भी रिस्पेक्टिव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो तब मैंडेटरी होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास. ये 2 ही कंडीशन में हम सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं. एक, अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन को अपडेट्स मिले उसके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के तरफ से, आप सिक्योर्ड रखना चाहते हो, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड आपकी ओएस को रखना चाहते हो, आप अगर आपकी ओएस को एडमिनिस्ट्रेटर की तरह एक्ट करवाना चाहते हो, सर्वर की तरह एक्ट करवाना चाहते हो, तब आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे. या आप उस रिस्पेक्टिव लिनक्स के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तब आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत है. हमने ये कुछ चीजों के बारे में इसलिए भी डिस्कस किया क्योंकि रेड हैट के बारे में हम डीप में पढ़ने वाले. आप एक रेड हैट ओएस में हम जो भी बेसिक चीजें पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आप आराम से यूज कर सकते हो फेडोरा, CentOS को. लिनक्स मिंट एंड उबुंटू ग्राफिक वर्जन पे ज्यादा काम करती, मल्टीमीडिया ओएस है, दोनों को भी मल्टीमीडिया आप बोल सकते हो. तो वहां पे थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी बट यस जो कमांड पार्ट होता है नियर अबाउट सिमिलर रहेगा, बहुत कुछ सिमिलर रहेगा जो हम लोग अभी अपने रेड हैट लिनक्स में पढ़ेंगे.
इवन दो अगर आप रेड हैट लिनक्स पढ़ते तो उसमें भी जो बहुत सारी कॉमन कमांड्स है, फाइल बनाना, फाइल एक्सट्रैक्ट करना, आर्काइव करना, ये जो बेसिक चीजें है वो सारी आपकी काली लिनक्स में भी सेम होती है। बट काली लिनक्स में सिर्फ लिनक्स जैसा उसका यूज नहीं करते, तो उसको एक सिक्योरिटी ओएस जैसे भी यूज करते हैं। सिक्योरिटी को ब्रेक करना है, सिक्योरिटी को चेक करना है, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना, तो सिर्फ वो लिनक्स जैसे ही नहीं काम करेगी, तो उसके और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि हैकिंग पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये लेकिन अगर हम जो रेड हैट में पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीजें भी काम में आती है आपके अदर लिनक्स पे भी। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आप याद करो। अगर आप एक लिनक्स इंजीनियर करके जाते हो तो फिर आपके लिए ये पहला क्वेश्चन ही होता है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन कि व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो एटलीस्ट आपको 5 डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे से पता होना चाहिए, आप जिनके बारे में बोल सकते हो इन द सेंस इसके पूरे फीचर नहीं बताना है कि भाई दैट ओएस क्रिएटेड, उसमें क्या सपोर्टेबल है क्या नहीं, डीप में उतनी चीजें नहीं बताना, लेकिन एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए कि अगर मुझे क्लाइंट के लिए परचेस करना है लिनक्स ओएस तो मैं कौन सा चूज करूंगा। तो मैं रेड हैट चूज करूंगा या फेडोरा, सेंटोस या लिनक्स मिंट यूज करूंगा। तो ये आपको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन समझ में आना चाहिए है। ठीक है, उसके बाद वाई लिनक्स, तो उसी का आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिनक्स का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे बैंक्स में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ऐसे हमेशा से मानना होता है कि अगर जितनी भी कंपनीज के बारे में मैं जानती हूँ, आप में से भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे कंपनी में, तो उन लोगों ने भी शायद ये चीजें फेस की होगी कि ना 2 टाइप के सर्वर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूज 2 टाइप ऑफ सर्वर, एक होता है पब्लिक फेज और एक होता है प्राइवेट फेज। मान लो ये प्राइवेट फेज में है तो यहाँ से फिर आपका कंप्लीट नेटवर्क है, नेटवर्क पे मशीन्स कनेक्टेड है आपकी, और ये सपोज आपके पब्लिक फेज पे है, तो यहाँ से आपका क्या कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट। तो क्लाउड में बना देती हूँ, यहाँ से सपोज आपका इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, क्लाउड ऐसे सिंबल बना देते हैं, तो यहाँ से इंटरनेट, मतलब दिस इज योर पब्लिक फेज एंड दिस इज योर प्राइवेट फेज। प्राइवेट फेज मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिविटी होती है, और दूसरा पार्ट सपोज आपको दिखा रहा है दैट इज पब्लिक फेज। दिस इज द पब्लिक फेज एंड दिस इज द प्राइवेट फेज। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चूज करती है कि अगर प्राइवेट फेज है तो वहां पे विंडोज के सर्वर कनेक्ट हो गए, अगर प्राइवेट फेज है या फिर इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें सर्वर को फेस करवाना है या सर्वर चाहिए रहेगा तो वहां पे कौन होता है आपका विंडोज सर्वर। बट जब आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्रंट ऑफ पब्लिक फेस करना है आपको, तो वहां से पहले कौन कम्युनिकेट करता है, आपका लिनक्स सर्वर कम्युनिकेट करता है। one of my friend who is working on a known company in Nagpur, वहां पे भी जब मैंने विजिट किया था उनका, तब उनके कंपनी के नेटवर्क टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज अच्छे से समझी थी कि उनके पास 2 सर्वर है, क्योंकि वो लोग फॉरेन के उनका केपीओ बीपीओ है, तो फॉरेन क्लाइंट्स हैंडल करते हैं वो लोग। तो वहां पे ना जितने भी उनके क्लाइंट थे, यानी जो भी आपके एम्प्लॉय के सिस्टम्स थे वहां पे, उन सारे सिस्टम के ऊपर विंडोज ओएस डली हुई थी, और सारे सिस्टम के ऊपर में विंडोज सर्वर से कनेक्टेड थे सारे के सारे, मतलब लॉगिन नेम, यूजर वगैरह उनको उनके सर्वर से मिला हुआ था, विंडोज सर्वर से। बट जब उन्होंने सर्वर रूम हम लोगों ने देखा था, तो सर्वर रूम के ऊपर में उनका लिनक्स सर्वर, उनके पास में अगर हम सर्वर हार्डवेयर की बात करें तो ब्लेड सर्वर रखे हुए थे। एक ब्लेड सर्वर के ऊपर उन्होंने विंडोज डिप्लॉय किया था और एक ब्लेड सर्वर के ऊपर उन्होंने लिनक्स डिप्लॉय किया था। और वहां पे उनका जो लिनक्स है वो पब्लिक फेस कर रहा है, यानी जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी रिसीव होता है, उनका जो भी कंटेंट वगैरह वो लिनक्स पे रिसीव होता है। लिनक्स टू विंडोज कनेक्टिविटी करके रखी थी उन्होंने, देन विंडोज के थ्रू वो सारे क्लाइंट पे एक्सेस होता था, या फिर क्लाइंट की तरफ से भी अगर हमने सोचा तो क्लाइंट से पहले वो विंडोज पे जाता था, विंडोज टू लिनक्स कनेक्टिविटी, एंड देन लिनक्स के थ्रू बाहर कम्युनिकेट होता था, सर्वर फेस। तो हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके का सिनेरियो हो कि पब्लिक फेस करना है, पब्लिक फेज में रहेगा आपका लिनक्स सर्वर, और आपके इन प्रीमाइसेस इन ऑर्गेनाइजेशन फेज में होता है आपका विंडोज सर्वर। तो अगर हमें एक ऐसे डेजिग्नेशन तक पहुंचना है जहाँ पे वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टोपोलॉजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन,
we wanted to know, we should know about the how our organization work related with our IT. तो फिर उसके लिए आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, विंडोज सर्वर भी और लिनक्स सर्वर भी, तो जिसके पार्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इस पूरे लिनक्स सेशन पर। ठीक है, तो कोई भी सर्वर लेवल तक भी जाके आपको पढ़ना है तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए जब हम लिनक्स पढ़ना शुरू करेंगे तब हम बेसिक से पढ़ते पढ़ते पेपर 2 पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन टॉपिक ही हमारा चल रहा है जिसमें हमने जनरली डिस्कस किया बाकी चीजों के बारे में। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? ठीक है, नेक्स्ट आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपका फेवरेट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन विंडोज and Linux operating system, difference between Windows and Linux operating system। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही डिस्कशन ठीक रखते हैं। कल आप लोग का पहला पॉइंट रहेगा डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स। अपने बुक में एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 10 डिफरेंसेस लिखना है बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स। ठीक है, आपका जो डिफरेंस है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लिखो कि विंडोज इज अ कमांड graphic user interface operating system, Linux is a command line interface, Windows is user friendly, Linux is not user friendly। तो ऐसे ऐसे बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस नहीं, तो अगर आप बेसिक भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट 5 बेसिक एंड 5 थोड़े से एडवांस वर्जन के होने चाहिए आपके। तो ऐसे आपको 10 डिफरेंसेस बताना है बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टुमारो। ठीक है, तो कल 7 o'clock क्लास रहेगा हमारा, तो 7 o'clock सबसे पहले हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग लिनक्स ओएस इंस्टॉल करके लिनक्स ओएस का वर्किंग देखेंगे हम लोग। तो मेरे पास में 8.3 है, रेड हैट का 8.3 है। तो आप लोग भी एक काम कीजिएगा, जिनके पास ठीक है अच्छी बात है, बट जिनके पास नहीं है तो वो डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास। हम लोग ओएस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करते हैं या रेड हैट को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इंस्टॉल करके रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो भी हम एक बार यहाँ पे इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी देखने वाले। ठीक है, अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर बाकी का हम लोग कल देखते हैं। एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग? बहुत ही सिर्फ डिस्कशन ही रखा था आज हम लोगों ने। और हाँ, आप लोगों को मैं बुक्स दे ये जो पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, अटेंडेंस मैं नाम ले रही हूँ, किसका नाम छूट गया मुझे बताइएगा। मयूर, सौरभ, आशुतोष, गणेश, अवचर, गणेश सोनकवरे, गणेश एककुंडे, गौरव, विशाल, ऋषिकेश, हर्षद, आनंद। किसका नाम छूट गया? संदेश सर, मैम मेरा। रोहन, और किसका नाम छूटा है? मैम मी। क्या? भूमिका। बाकी सबके नाम हुए हैं। गौरव, आपका नाम लिया क्या? ठीक है, चलो इतने ही लोग प्रेजेंट है ना। विशाल, आपका नाम लिया था क्या? चलो ठीक है, बाकी का फिर हम लोग कल देखते हैं।
चलो बाय बाय ऑल, हैव अ गुड डे. बाय मैम. बाय बाय.